हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी सरप्राइज में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आपने अक्सर ही सुना होगा कि गांधी जी भगत सिंह जी की फांसी को रोक सकते थे। तो गांधी जी के पास ऐसा कौन सा हथियार था या फिर गांधी जी ऐसी कौन सी पोजीशन पे थे कि वो भगत सिंह जी की फांसी को रोक सकते थे। आज हम इस वीडियो में वही सब देखेंगे कि कैसे गांधी जी भगत सिंह जी की फांसी को रोक सकते थे। गाइस, भगत सिंह और गांधी जी के व्यू पॉइंट में हमेशा से ही कन्फ्लिक्ट बना रहता था, क्योंकि भगत सिंह रेवोल्यूशनरी थे और गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। हमें भगत सिंह जी की फांसी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन बनी उस टाइम की भगत सिंह जी को फांसी हुई। उन्होंने ऐसे कौन से काम किए कि जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। गाइस, ये बात है 1919 की, जब 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जब बात की गई थी कि आज से पूरे 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक कमीशन इंडिया में आएगा जो देखेगा कि इंडिया में कौन कौन कैसे कैसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बट ये कमीशन 2 साल पहले ही आ गया 1927 में, जिस कमीशन को साइमन कमीशन और इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोला जाता है। और इस कमीशन की बात ये थी कि इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स आर ब्रिटिशर्स, नो वन इज इंडियन। कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसकी वजह से इंडियंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया कि बहुत ज़्यादा कि कमीशन इंडियंस के लिए है, इंडियंस के लिए रिफॉर्म करना है, इंडिया में रिफॉर्म करना है, पर कोई भी इंडियन नहीं है। ब्रिटिशर्स को ग्राउंड रियलिटी क्या पता, उनको क्या पता कि इंडिया में कौन कौन से रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो इंडियंस को लगा कि ये तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की इंसल्ट है। इसी वजह से साइमन कमीशन का पूरे इंडिया में विरोध होना शुरू हो गया। जगह जगह पे साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए। और जब साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा ना, तो इंडियंस ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। और साइमन कमीशन इस मूवमेंट में सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे लाला लाजपत राय जी। जब साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा तो बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा मींस वो 7 मेंबर ब्रिटिशर्स मेंबर जब बॉम्बे पहुंचे तो बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। जब उन्होंने लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया तब इंडियन लीडर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई उस लाठीचार्ज में। जब लाला लाजपत राय जी की डेथ होगी तभी भगत सिंह जी ने उनकी मौत का बदला लेने की कसम खा ली थी। अभी हम देखेंगे भगत सिंह ट्रायल एंड सेंटेंसिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको फॉर्म किया था भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला लेने के लिए। और एक था लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, जिसमें भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बॉम्ब गिराया था। गाइस, जब भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में बॉम्ब गिराया ना, तो उस टाइम पे 2 बिल पास हो रहे थे, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो वो बॉम्ब गिराने के बाद वहां से भागे नहीं। उन्होंने बोला कि हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है या किसी को प्रॉपर्टी डैमेज करना नहीं है, बट हम जो बहरे लोग हैं उनको सुनाना चाहते हैं और हमारे पास यही एक रास्ता है। गाइस, जैसा कि हम देख चुके हैं ना, एक तो पहला केस था जब भगत सिंह और उसके साथियों ने लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला लेना था, जब पुलिस SSP जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था साइमन कमीशन के टाइम, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। भगत सिंह और उसके साथियों ने जेम्स स्कॉट को मारने की जगह पे सॉन्डर्स का कत्ल कर दिया था। और दूसरा कारण था लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, जब भगत सिंह और उसके साथियों ने पार्लियामेंट में बॉम्ब गिराया था। इन दोनों केसेस की वजह से भगत सिंह को फांसी की सजा तो हो चुकी थी। अब फाइनल वर्डिक्ट में ऐसा कोई कारण नहीं बचा था कि उनकी फांसी की सजा माफ हो जाए। बट एक लास्ट ऑप्शन थी पॉलिटिकल इंटरवेंशन, की कोई पॉलिटिकली पावरफुल पर्सन इंटरवेंशन करे और भगत सिंह जी की फांसी को बचा ले। और उस टाइम पे पॉलिटिकली पावरफुल पर्सन कौन था? गांधी जी।
और गांधी जी उस टाइम पे पॉलिटिकली पावरफुल इसलिए थे क्योंकि वो टाइम चल रहा था 1930s का। 1930s का टाइम साइमन कमीशन के बाद, जब इंडिया में मास लेवल पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, जब पूरे इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, तब गांधी जी एक मास मूवमेंट को लीड कर रहे थे। वो मूवमेंट थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उस टाइम पे इंडियंस ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो चुके थे। इंडिया में बहुत ज़्यादा एंटी ब्रिटिशर्स मूवमेंट चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अभी हमारा राज्य खतरे में है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडियंस के साथ बैठ के बात करते हैं, कि इनके साथ बैठ के पूछते हैं कि ठीक है आप लोगों को क्या चाहिए, हम आपके लिए ये रिफॉर्म करेंगे, वो रिफॉर्म करेंगे। और वो सोचते थे कि ठीक है इंडियंस को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और फिर जो अपना चल रहा है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो भी हम कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक सोचा कि हम ठीक है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका नाम उन्होंने दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो फर्स्ट वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। फर्स्ट वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ना कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और उस टाइम पे इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। पूरा मोस्टली 99% इंडियंस कांग्रेस पार्टी के साथ थे। अगर कांग्रेस पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया मींस इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट करे। फर्स्ट वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो अभी हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट करे। कांग्रेस पार्टी मींस उस टाइम पे गांधी जी की जो भी कांग्रेस पार्टी में लीडर थे सभी गांधी जी की मानते थे और गांधी जी लीड कर रहे थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स कांग्रेस पार्टी वाले के पास आए और बोलने लगे कि आप लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। तब भी गांधी जी और दूसरे लीडर्स ने डिमांड रखी कि ठीक है, कुछ कंडीशंस रखी उन्होंने कि ठीक है हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तभी पार्टिसिपेट करेंगे कि अगर आप लोग हमारी ये डिमांड्स मानोगे। तो उसी टाइम एक पैक्ट साइन हुआ जिसका हमने नाम दिया गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जो इंडियंस की साइड पे गांधी ने साइन किया और इरविन उस टाइम इंडिया का वाइसराय था, लॉर्ड इरविन, दोनों ने साइन किया, इसीलिए इसका नाम रख दिया गांधी इरविन पैक्ट। जो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना ऐसे एक बड़े से राउंड टेबल में होती थी, इसीलिए उसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख दिया था। और गांधी जी ने उस टाइम पे डिमांड रखी थी कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर जो नॉन वायलेंट एक्टिविटी में शामिल थे आपने उनको प्रिजनर बना दिया, उन सबको रिलीज कर दो। और कुछ और डिमांड थी जैसे कि फाइन्स को रिमिशन कर दो और लीनेंसी बरतो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने उस टाइम पे मूवमेंट के टाइम रिज़ाइन कर दिया था। ऐसे कुछ डिमांड्स थी जो ब्रिटिशर्स ने मानी भी और कांग्रेस पार्टी ने सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट भी किया। बट यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि गांधी जी ने बोला था कि वो सारे प्रिजनर्स जो नॉन वायलेंट एक्टिविटी में शामिल हैं उन सबको रिलीज कर दो। बट क्या भगत सिंह तो वायलेंट एक्टिविटी में शामिल थे, उन्होंने तो असेंबली में बॉम्ब गिराया और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई, उसका कत्ल कर दिया। और इन्हीं सब कंडीशन की वजह से गांधी जी भगत सिंह जी की फांसी को रुकवा नहीं सके। बट उन्होंने एफर्ट्स किए। ऐसा सुनने में आता है कि जब गांधी इरविन के पैक्ट की नेगोशिएशन हुई तब उन्होंने इस मुद्दे पे बात भी की कि भगत सिंह जी की फांसी को रोक दिया जाए या फिर थोड़ा आगे कर दिया जाए। और फिर टाइम आता है मार्च 23, 1931 का, जब भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी दे दी जाती है। जो लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं वो बोलते हैं कि गांधी जी ने कभी भी डिमांड ही नहीं की थी भगत सिंह जी की फांसी को रुकवाने के लिए, और वो बोलते हैं कि उन्होंने तो जानबूझ के इस चीज़ को अवॉइड किया। और जो लोग गांधी जी को डिफेंड करते हैं वो लोग बोलते हैं कि गांधी जी के पास खुद ही लिमिटेड पावर थी। अगर वो इरविन से इस टॉपिक पे बात भी करते तो क्या यकीन था कि लॉर्ड इरविन इस बात को मान ही लेते कि वो गांधी जी की बात को मानते और भगत सिंह जी की फांसी को रोक देते। गाइस उस टाइम पे कंडीशन ही ऐसी पैदा हो गई थी कि भगत सिंह जी को फांसी हुई क्योंकि भगत सिंह जी ने
जो सॉन्डर्स का कत्ल किया उस टाइम, जो मतलब सिविल सर्वेंट थे उस टाइम पे, तो सिविल सर्वेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि भगत सिंह को फांसी होनी ही चाहिए। अभी हम देखेंगे गांधी वर्सेस भगत सिंह से डिफरेंट आइडियोलॉजी। जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, वो सत्याग्रह को प्रमोट करते थे। जैसे उन्होंने बहुत सारी हंगर स्ट्राइक की, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। जैसे हमने देखा ना, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1920s के टाइम, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे कुछ इंडियंस ने कुछ पुलिस वालों की हत्या की थी। तो इतने से ही उन्होंने मतलब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। उस टाइम भी भगत सिंह इस बात पे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे कि पूरा इंडिया तो डिमांड कर रहा है इंडिपेंडेंस की, तो आपने इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी मूवमेंट को सस्पेंड कैसे कर दिया। और जो भगत सिंह थे वो डायरेक्ट एक्शन को सपोर्ट करते थे, वो रेवोल्यूशनरी थे। और गांधी जी हमेशा ही पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, वो हमेशा ही पीसफुल नेगोशिएशन को प्रेफर करते थे कि बातचीत से मसला हल हो जाए, प्रे एंड पिटीशन से मसला हल हो जाए। और भगत सिंह थे वो वॉयलेंस को ही सही मानते थे। वो मानते थे कि अगर ब्रिटिशर्स का रूल एंड करने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो सही है। गाइस, हम भगत सिंह और गांधी जी दोनों में से किसी को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों के रास्ते बहुत अलग थे, दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी, दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है इंडिया की इंडिपेंडेंस में। ये आज़ादी हमें ऐसी तो नहीं मिली है, बहुत से लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से योगदान पाया है, तभी हमें ये आज़ादी मिली है।